आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम का जो सबसे पहला जो बाइफर्गेशन है, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें एक था क्या, जिसमें था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड या क्लासिफाई किया था। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ब्रेन के पार्ट और ब्रेन के फंक्शन को समझ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को समझेंगे। वहीं पर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना। तो यहां पर जो है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमें एक ओवरव्यू का पता होना जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो यदि हम लोग ब्रेन के बारे में बात करें तो जो ब्रेन है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन है ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जो ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, इसीलिए बॉडी में वो बहुत ही एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में कवर्ड होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है, जिसे हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं या जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, उसमें कवर्ड रहता है। यानी जो हमारा स्कल है, ये जो हार्ड पार्ट है ना, ये हार्ड पार्ट जो है बोनी पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द स्कल। इस स्कल के अंदर यदि मैं स्कल को यदि मैं बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक रफ स्ट्रक्चर जो है ये स्कल का स्ट्रक्चर है। सपोज ये ह्यूमन बीइंग है इस तरीके से, तो ये जो है, ये जो बोनी पार्ट है, ये जो बोन वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्कल। तो इसे हम कहेंगे स्कल कह सकते हैं हम इसे, वी कैन कॉल इट अ स्कल। देन ब्रेन और स्कल के बीच में लेयर्स होती है। जो ब्रेन और स्कल के बीच में क्या होता है, देयर आर 3 लेयर्स। इनके बीच में क्या होता है, 3 लेयर्स होती है। और ये जो 3 लेयर्स है, इन लेयर्स को कलेक्टिवली हम लोग, ये जो 3 लेयर्स है, इन 3 लेयर्स को हम लोग कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, इन जो 3 लेयर्स है, इन 3 लेयर को कलेक्टिवली हम लोग जो है मेनिंजेस कहते हैं। और इनके जो ये जो मेनिंजेस है, इनके भी अपने अलग अलग नाम हैं। जैसे जो फर्स्ट जो लेयर रहेगी उसे डायामीटर कहते हैं, डायामीटर। सेकेंड इज कॉल्ड अरेक्नॉइड, और जो थर्ड है दैट इज अ पायामीटर, है ना। तो इस तरीके से जो कलेक्टिवली इन तीनों मेम्ब्रेन्स को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, और इनके नाम होते हैं डायामीटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर। और ये जो मेनिंजेस है, इन मेनिंजेस के बीच में एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड भरा हुआ होता है ना। और ये जो लुब्रिकेटिंग लिक्विड है, इसका क्या काम है, हम जानते हैं कि लेयर के बीच में यदि लिक्विड भरा हुआ होता है तो वो लिक्विड यहां पर क्या करता है, एक प्रकार से कुशन जैसा काम करता है ना। और कुशन का काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना। तो ये जो मेनिंजेस है, ये मेनिंजेस क्या करती है, ये हमारे ब्रेन तक डायरेक्ट इंपैक्ट या डायरेक्ट थ्रस्ट या डायरेक्ट प्रेशर को नहीं पहुंचने देती है। यदि कहीं पर हमारे यदि सर हल्की चोट से टकरा भी जाता है, स्कल पर यदि कोई चोट भी लगती है, तो वो जो चोट का या जो थ्रस्ट या जो इंपैक्ट है, उस इंपैक्ट को ब्रेन तक ये मेनिंजेस इजीली नहीं पहुंचने देती, क्योंकि इनके बीच में लेयर्स के बीच में लिक्विड भरा हुआ था जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से जो मेनिंजेस है, ये मेनिंजेस क्या करती है, ये मेनिंजेस जो है
शॉक को एब्जॉर्ब करती है और ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाती है। कई बार ऐसा होता है कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन काइंड ऑफ द बैक्टीरिया एंड द सर्टेन काइंड ऑफ द वायरसेस जो कि ब्लड के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है जब यहां पर मेनिंजेस तक पहुंच जाते हैं तो ये मेनिंजेस में क्या करते हैं, मेनिंजेस में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। तो ऐसे केस में जब मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो जाए, मेनिंजेस में स्वेलिंग हो जाए, तब उस कंडीशन को हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। सो अक्सर आपने सुना होगा कि मेनिंजाइटिस जो है उसकी प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है, तो जब यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, जब यहाँ पर स्वेलिंग होगी इन मेनिंजेस या इन लेयर्स में, इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में, तो स्वेलिंग के कारण वहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना चालू हो जाता है, जिससे ब्रेन के उस पार्ट से जुड़ी हुई जो न्यूरॉन या नर्व सेल या जो एक्टिविटी है वो हैम्पर्ड होना चालू हो जाती है। तो इस तरीके से जो है मेनिंजेस जो है, मेनिंजेस डायामीटर, अरेक्नॉइड और जो पायामीटर इनसे मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैं साइंस का टीचर हूं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में हम जैसा कि जानते हैं कि एजुकेशन का जो लेवल है ना, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आप बहुत सारे रूरल एरिया या बहुत सारे जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर क्या होता है, अभी भी जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने पर हम लोग मतलब ऐसे जो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं या मतलब बहुत ही इंटीरियर एरिया में रहते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब उनको मेडिकल प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ आसपास के गाँव में अक्सर आपने देखा है कि जादू टोना करने वाले, झाड़ फूक करने वाले जो लोग हैं, इन्हीं से वो लोग अपना इलाज कराते हैं। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि जादू टोना या झाड़ फूक या जैसे एनिमिज्म कहते हैं, उससे किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता है साइंटिफिकली। तो अक्सर यहाँ पर जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगता है कि उन्हें भूत दिखते हैं, है ना, उन्हें लगता है कि भूत दिख रहे हैं उन्हें। और भूत कैसे हैं, यदि आप उससे पूछोगे तो वो कहते हैं कि भाई मुझे ना चारों तरफ मुझे उजाला उजाला दिखता है, अंधेरे में भी मुझे क्या कहते हैं बहुत रोशनी दिखती है, कोई लाइट का स्ट्रक्चर दिखता है। तो वो जो लाइट के स्ट्रक्चर जो दिखता है उन्हें वो लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, दे कंसिडर दैट दे आर एबल टू सी द भूत और दे आर एबल टू सी द स्पिरिट एंड सो कॉल्ड। अब वो जब उन्हें भूत दिखता है तो अल्टीमेटली वो जाते हैं किसके पास में, झाड़ फूक कराने वाले के पास में, और झाड़ फूक कराने के पास वाला जो है उनको मिसलीड करेगा, उन्हें मिसगाइड करेगा, और कई बार वो जो है सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण जो होता है, क्या होता है, ऐसे जो इंडिविजुअल या पेशेंट होती है उनकी डेथ हो जाती है। अब यदि आप उनसे पूछो कि भाई आपको क्या महसूस हो रहा था, तो कहेंगे कि मुझे चारों तरफ केवल लाइट दिखता है, अंधेरे में भी लाइट दिखेगा, कहीं कहीं कुछ लाइट के स्ट्रक्चर दिखेंगे, और जब उन्हें अंधेरे में भी वो लाइट के स्ट्रक्चर उनकी आंखों के सामने दिखते हैं तो वो कई बार डर जाते हैं, उसे भूत या इस तरीके का एनिमिज्म से रिलेटेड चीजें मान लेते हैं वो लोग। अब एक्चुअली वो भूत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेनिंजेस है, ये मेनिंजेस क्या है, ये मेनिंजेस क्या है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयरिंग या प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यदि हमारे स्कल पर शॉक यदि ज्यादा लग जाए या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जब मेनिंजेस में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि जो है यहां पर प्रेशर बढ़ना चालू होगा, इनके बीच में जब इन्फ्लेमेशन या सूजन होना चालू होगी तो क्या होगा, स्वेलिंग होना चालू होगी। उस स्वेलिंग का इंपैक्ट यदि इस रीजन में, ये जो रीजन है आगे हम लोग देखेंगे ब्रेन का पार्ट जिसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। और ऑक्सीपिटल लोब जो है, उस ऑक्सीपिटल लोब का जो काम होता है वो होता है क्या, विजन या लाइट को परसीव करना। यदि मैं आपको देख पा रहा हूं, मतलब मैं कैमरे को देख पा रहा हूं और कैमरे के थ्रू आप यदि मुझे देख पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि
जो है आपकी जो आई है दैट इज अ काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि लाइट सिग्नल को हमारे ऑक्सीपिटल लोब तक ले जाती है, और वहां पर जो हमारा विजन सेंटर होता है, विजन सेंटर उसे कोड डिकोड करके वो चीजें हमें विजन में आती है और चीजें हमें दिखती है। तो जब इस ऑक्सीपिटल लोब पर ये मेनिंजेस के प्रेशर के कारण, मेनिंजेस के इन्फ्लामेशन के कारण यदि वो प्रेशर इंक्रीज होना चालू हो जाता है तो कई बार वो ऑक्सीपिटल लोब जो है प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, यानी वो अननेसेसरी इंपल्स के कारण वहां पर एक्टिव होना चालू हो जाएगा, और जब वो एक्टिव होना चालू हो जाएगा वहां पर तो आंखों से वो हमें लाइट नहीं भी दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीपिटल लोब जो है उसे लाइट सिग्नल के फॉर्म में रिसीव करना चालू करेगा, और ऐसे इंडिविजुअल को लगता है कि वो भूत या स्पिरिट को देख सकते हैं। तो टेक्निकली, साइंटिफिकली भूत और स्पिरिट और ये सारी जो चीजें होती है ये कुछ नहीं होती है। मैं आपको ये चीज यहां पे इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि यदि आपके सराउंडिंग में इफ यू फाइंड एनी केस लाइक दिस, तो एटलीस्ट यू वुड बी अवेयर कि हाँ, हमें सर ने बताया था कि यदि किसी को लाइट ऐसा दिखता है तो दैट इज नॉट अ स्पिरिट और भूत एंड सो कॉल्ड जो दूसरी चीजें वो है ना, दैट इज अ समथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा आवाज सुनाई देती है ना, वो एक्स्ट्रा आवाज क्यों सुनाई देती है आप उसका अंदाजा लगा लीजिए, बिकॉज यहां वाला जो ये दिस लोब इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब। जो भी आप मुझे सुन पा रहे हैं वो हमारे ईयर ड्रम के थ्रू होते होते न्यूरॉन यहां पर पहुंचते हैं, और यहां पर हमारा ब्रेन जो भी आप आवाज सुन रहे हैं उसे समझने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली द टेम्पोरल लोब इज रिलेटेड टू द साउंड, है ना, दैट इज रिलेटेड टू द रिसीविंग एंड द कोडिंग डिकोडिंग ऑफ द साउंड सिग्नल्स, है ना, हम ऐसा कर सकते हैं। पर यदि मान लो कि यहां टेम्पोरल लोब पर यदि मेनिंजेस जो है वहां पर यदि इन्फ्लामेशन हो गया, वहां पे स्वेलिंग आ गई, और किसी कारण से वहां पर यदि एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है मेनिंजेस के स्वेलिंग के कारण, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो टेम्पोरल लोब है वो वहां पर पहुंचने वाले सिग्नल किसी न किसी से तरीके से डिस्टर्ब होते चले जाएंगे, और डिस्टर्ब होने के साथ में क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा आवाज सुनाई दे सकती है ना। और यदि हमें एक्स्ट्रा आवाज हमें सुनाई दे रही है, डज नॉट मीन दैट द यू हैव गॉट अ कैपेसिटी ऑफ द टेलीपैथी, और आपको दूर से कोई चीज सुनने की आपने अपने बॉडी में कैपेसिटी डेवलप कर ली, नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द मेनिंजेस, मीन द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। तो ये चीजें मैं आपसे केवल इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि बीइंग एज अ साइंस टीचर, आप बीइंग एज ए साइंस स्टूडेंट, हमें ये हमारी सोसाइटी, हमारे समाज से जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसके आधार पर बेवकूफ़ बनते हैं, कई लोग बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, कई लोगों को लूटा जाता है, कई लोगों का प्रॉपर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, इसी चक्कर में कि वो जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं वो उन्हें मिसलीड या मिसगाइड करते रहते हैं। तो यहां पर ये चीज मैं आपको इसीलिए आपके साथ में शेयर करा। तो इस तरीके से जो हमारा ब्रेन है वो स्कल, जो कि एक बोनी पार्ट है, हार्ड है, इसके अंदर रहता है। यहां पर 3 लेयर्स होती है, और जो 3 लेयर्स होती है इन्हें हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। अब यदि हम लोग हमारे ब्रेन की बात करें तो अप्रॉक्स जो है हम ह्यूमन जो है, हमारा नाम है होमो सेपियंस, है ना। हम जानते हैं कि हम लोगों का भी एक साइंटिफिक नेम है, तो वी ऑल ह्यूमन आर हैविंग अ सिंगल नेम एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट अ होमो सेपियंस। और हम जो होमो सेपियंस है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन एंसेस्टर के थ्रू हम लोग ज्यादा वाइज है, ज्यादा क्लेवर है, क्योंकि हमारे ब्रेन का साइज जो है वो ज्यादा बड़ा है। तो एवरेज जो हम लोग मानते हैं कि हम ह्यूमन के जो ब्रेन का साइज होता है वो जो होता है करीब करीब 1350 ग्राम के आसपास होता है ना। जो साइज जो है वो क्या है, 1350 ग्राम के आसपास होता है। और ये जो वेट है, दिस वेट इज अप्रॉक्स 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये जो वेट है ये हमारे जो भी इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल के टोटल बॉडी वेट का जो है अप्रॉक्स 2% होता है। अब ब्रेन की सबसे खास बात ये होती है कि ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, जस्ट लाइक अ हार्ट, है ना। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो नो डाउट हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट हमें लगता है कि वो शांत है, लेकिन अल्टीमेटली अब देखें तो द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑलवेज एक्टिव। अब जब ये हमेशा एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, इसे ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जितना भी ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन का
उस ऑक्सीजन का अप्रोक्स 1/4 पार्ट, यानी अप्रोक्स 25% जो पार्ट है, दैट पार्ट इज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेन ओनली। तो जो भी हमारे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका 25% से ज़्यादा जो पार्ट है वो अकेला हमारे ब्रेन को उसकी ज़रूरत होती है। और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो सर्टेनली इसी एवज में उसे ग्लूकोज की भी जरूरत होती होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली whatever glucose we consume, the major part of the glucose is utilized by the brain so that brain can produce energy and that energy can be used to perform its function। तो इस तरीके से ये जो है हमारा ब्रेन का एक हम लोगों ने जनरल स्ट्रक्चर देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो ब्रेन है वो एक हार्ड बोनी स्कल जिसे क्रेनियम कहते हैं उसके अंदर रहता है। Brain is a very delicate part. Now brain has a three membrane that is called the meninges that is filled with the liquid that protect them for shock as well as lubrication में भी हेल्प करते। अब यहाँ पर ये जो ब्रेन का जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं, इस ब्रेन के पार्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे रफली यदि देखें, अभी हम लोग ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ही, तो यदि हम देखें तो ये वाला जो कर्व्ड लाइक है, श्रिंक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, वो श्रिंक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम इज कॉल्ड द फोर ब्रेन। सेरेब्रम इज कॉल्ड द फोर ब्रेन, है ना, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नाउ दिस इज कॉल्ड cerebellum. Cerebellum is called the midbrain. Cerebellum is called the midbrain. और यहां पर ये जो पार्ट होता है, this part is called medulla oblongata. Medulla. This is called the medulla, and this medulla is called the hindbrain. Hindbrain. और यहीं से मेडुला का जो इलोंगेशन है, मेडुला का जो एक्सटेंशन है, यही मेडुला का जो एक्सटेंशन होता है, ये मेडुला का एक्सटेंशन आगे वर्टिबल कॉलम जो है उसके बीच से गुजरता हुआ थ्रू आउट द हमारी वर्टिब्रा आगे पास होता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि ये हमारे ब्रेन का क्या है, ये हमारे ब्रेन का जनरल स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन हैज अ 3 पार्ट। द फर्स्ट इज वी कॉल इट अ सेरेब्रम। सेरेब्रम ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द सेरेब्रम। सेरेबेलम ये एक छोटा सा जो पार्ट है, इसे हम लोग सेरेबेलम कहते हैं। और जो यहां से जो एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिविजुअल जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन क्या है। देन मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन क्या है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं या उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जनरल चीजें हमें याद रखनी है, वो हमें याद रखना है मेनिंजेस के बारे में और ब्रेन के जनरल पार्ट के बारे में। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं the first part of the brain that is called the forebrain, or we call it a cerebrum. So now we see the part of brain, and the first is a forebrain. Forebrain is also called cerebrum. It is also called cerebrum. यदि हम लोग forebrain के स्ट्रक्चर को यदि हम लोग ड्रॉ करें तो जो टॉप व्यू है दैट विल लुक लाइक दिस, और जो साइड व्यू है, साइड व्यू कुछ इस तरीके का हमें दिख सकता है ना, इस तरीके का साइड व्यू दिखेगा हमें, है ना। तो ये जो फोर ब्रेन है, दिस फोर ब्रेन इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज कॉल्ड द हेमिस्फीयर, मीन द वी कॉल इट अ right brain and left brain. The right brain is called the right
cerebrum hemisphere, and the left part is also called the left cerebrum hemisphere. ओके अब ये जो सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम क्या है, देखिए ये जो हमारा ब्रेन जो टॉप व्यू देखने से हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये राइट हेमिस्फीयर कहलाएगा और वी कॉल इट अ लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब ये जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये दोनों आपस में एक फाइब्रस पार्ट से कनेक्टेड रहते हैं, फाइब्रस पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन यदि इंटरनली देखें तो वो जो हेमिस्फीयर है वो हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो हेमिस्फीयर है को कनेक्ट करने वाला जो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, इस फाइब्रस स्ट्रक्चर को वी कॉल इट अ कार्पस कैलोसम। तो ये आपको याद रखना है कि कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स और जॉइंट्स राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना। और दिस इज अ फाइब्रस पार्ट, बिकॉज मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार कार्पस कैलोसम के फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके से राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड व्हाट विथ अ फाइब्रस स्ट्रक्चर, वी कॉल इट अ कार्पस कैलोसम, वी कॉल इट अ कार्पस कैलोसम। अब इसके बाद में यदि हम लोग जो हेमिस्फीयर है उस हेमिस्फीयर को यदि हम लोग कट करें, जो हेमिस्फीयर है उस हेमिस्फीयर को यदि हम लोग कट करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन लेने पर हमें यहां पर कुछ इस तरीके का दो शेड्स दिखते हैं। जब हम हेमिस्फीयर को कट करते हैं तो हेमिस्फीयर को कट करने पर हमें वहां पर टू शेड्स देखने के लिए मिलते हैं, टू डिफरेंट कलर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक हल्का सा डार्क होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर, वी कॉल इट अ ग्रे मैटर, और जो लाइट कलर का होता है दैट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, दैट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। अब ये जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ द साइटोन बॉडी। जो साइटोन है या जिसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, यहां पर सेल बॉडी कंसिस्ट दिस ग्रे मैटर। और ये जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर में होता है एक्सॉन। ये जो व्हाइट मैटर है ये एक्सॉन से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो जैसा आपने सुना होगा कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनका आईक्यू अभी तक रिपोर्टेड आईक्यू में सबसे ज्यादा माना जाता है, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी भी की, है ना। आफ्टर हिज डेथ उनका जो ब्रेन है उसको सुटेबली और लीगली प्रिजर्व करके उसकी बहुत बार स्टडी भी हुई है। तो वहां पर एक चीज जो समझ में आई वहां पर साइंटिस्ट के, वो दो चीजें समझ में आई उनके। पहला कि उनके जो ग्रे मैटर का जो साइज जो था, ग्रे मैटर का साइज नॉर्मल ह्यूमन के ग्रे मैटर के साइज से ज्यादा बड़ा था, ज्यादा उसका एरिया ज्यादा बड़ा था। इफ द ग्रे मैटर का जो एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा, दैट कंटेंट मोर अमाउंट ऑफ साइटोन, मोर अमाउंट ऑफ न्यूरॉन, मोर बिग न्यूरॉन्स, मीन द साइटोन बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, नो डाउट उसकी फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस उसका उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक कारण माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज सो इंटेलिजेंट, सो जीनियस, बिकॉज द साइज ऑफ दैट ग्रे मैटर इन हिज ब्रेन वाज लार्जर देन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से जो ग्रे मैटर है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द सेल बॉडी और द साइटोन, और व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सॉन्स। अब इसके अलावा जैसा आपने कभी यदि ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो आपने जो खासकर एक ड्राई फ्रूट होता है, उस ड्राई फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, वो ड्राई फ्रूट है अखरोट, है ना। अखरोट मोस्ट कॉमनली यदि आपने देखा तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश है, और इस तरफ बहुत ज्यादा मिलते हैं अखरोट। यदि उस अखरोट को यदि आपने तोड़कर यदि देखा होगा तो उसमें ना आपने देखा होगा कि वो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। जी हाँ, जो अखरोट का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे ब्रेन जैसा है। अब वो जो ब्रेन है या जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन का यदि मॉर्फोलॉजी यदि हम लोग देखें, ऊपर से जो देखने में हमें स्ट्रक्चर समझ में आता है, तो आप देखोगे कि जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये जो
इस तरीके से यहाँ पर जो कन्वोल्यूशन है, जो एक प्रकार से बहुत सारा इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये इस तरीके से जो कन्वोल्यूशन है, इन कन्वोल्यूशन को हम कहते हैं गायरी, वी कॉल इट अ गायरी। और जो दो कन्वोल्यूशन के बीच में जो ग्रूव है, जो ऐसा एम्बेडेड है या जो धंसा हुआ एरिया होता है, इसे हम लोग कहते हैं सल्की, है ना, गायरी एंड सल्की। तो किसी के ब्रेन में जितनी ज्यादा गायरी या जितनी ज्यादा सल्की रहेगी, है ना, यानी जितनी ज्यादा गायरीज और जितनी ज्यादा सल्की रहेगी, हम ये मानते हैं कि वो उस इंडिविजुअल के ब्रेन में उतने ज्यादा न्यूरॉन होंगे और इंटेलिजेंस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन। द हायर द नंबर ऑफ न्यूरॉन, higher would be the number of what, number of ridges or number of ridge या number of gyries, number of sulcis, then the higher will be the intelligence। तो इस तरीके से या याद रखने की जो क्षमता है, मेमोरी है, वो उस इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमें याद रखना है कि इस तरीके से जो हमारा जो ब्रेन है, जो फोर ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम, दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू हेमिस्फीयर, वी कॉल इट अ राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन इज कॉल्ड द राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, लेफ्ट इज कॉल्ड द लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को के जो दोनों हेमिस्फीयर है उसको कनेक्ट करने के लिए एक फाइब्रस जॉइंट होता है। उस फाइब्रस जॉइंट को कार्पस कैलोसम कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कार्पस कैलोसम से राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब हम लोग हेमिस्फीयर का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें टू शेड्स देखने के लिए मिलते हैं। अपर इज कॉल्ड द ग्रे मैटर, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द सेल बॉडी और द साइटोन। लोअर पार्ट समवॉट white, we call it a white matter, and it is consisting of the axon. The hemisphere has a ridges. Hemisphere is having a convoluted structure. That convoluted structure is called the gyri। और दो convoluted structure के बीच में जो grooves होते हैं, उन grooves को हम लोग कहते हैं sulci। And it is simply correlated that the higher the number of gyri, higher will be the number of neuron, and the higher will be the memory or the intelligence of that individual। और ये तो स्ट्रक्चर देखा। अब यदि हम फंक्शन के यदि हम लोग बात करें तो डू रिमेंबर कि हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन बेसिकली थ्री फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा जो ब्रेन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? द फोर ब्रेन इज कॉल्ड द सीट ऑफ इंटेलिजेंट। इट इज कॉल्ड द सीट ऑफ इंटेलिजेंट, है ना, it is a seat of intelligence। then second, it is what? It is a place, or it is associated with what? It is associated with the conscience and willpower। and the third important, that it controls other body part directly or indirectly। तो इस तरीके से जो हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इज सीट ऑफ इंटेलिजेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्साइंस एंड द विल पावर। जो हम लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति है जिसे कॉन्साइंस कहते हैं, और विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इट कंट्रोल्स। तो इस तरीके से ये हमारे ब्रेन का एक बहुत ही जनरल 10th पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें अभी हमने यहां पर कवर की। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज अ मिड ब्रेन, व्हाट इज अ हाइंड ब्रेन। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने मिड ब्रेन जो है, मैंने गलती से, है ना, गलती से मैंने सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम को मैंने मिड ब्रेन लिखा है, बट सेरेबेलम इज नॉट अ मिड ब्रेन। गलती से मैंने उसको मिड ब्रेन लिख दिया है। दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज अ मिड ब्रेन, what is its structure, what is its function, then we will move for the hind brain, its part and the function। एक और छोटा सा हम लोग यहाँ पर फोर ब्रेन जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको
थोड़ा सा हम लोग स्लाइटली एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो फोर ब्रेन है दैट इज फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट्स, बट सिंपली उसे हम लोग सेरेब्रम और डाइंसेफेलॉन जो है इसमें डिवाइड कर रहे हैं। जो सेरेब्रम है, अभी हमने देखा कि जो सेरेब्रम है वो किसके लिए इन्वॉल्व होता है। सेरेब्रम is responsible for what? Cerebrum is responsible for intelligence. It is associated with the intelligence. It is associated with the intelligence, conscience and willpower, memory and voluntarily कंट्रोल, है ना। वहीं पर जो डायंसेफेलॉन है, डायंसेफेलॉन इज कंसिस्टिंग ऑफ द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, और जो थैलेमस है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिले द पेन एंड प्रेशर टू अ सेरेब्रम, है ना। जो भी हम लोग पेन और प्रेशर जो हम लोग महसूस करते हैं दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेड बाय थैलेमस टू अ cerebrum. Then hypothalamus, that is another part. तो जो hypothalamus है it is responsible for the maintaining the body temperature as well as the pituitary activity, है ना। और हम जानते हैं कि जो pituitary है that is a gland and that also control and coordinate थ्रू हॉर्मोन्स, है ना। तो इस तरीके से ये फोर ब्रेन का जो है वो एक पार्ट है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज वी कॉल इट अ सेरेबेलम। एंड डू रिमेंबर सेरेबेलम, पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लांगेटा आर द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, नॉट ऑफ द मिड ब्रेन, है ना। तो वहां पर मैंने जरूर एक जगह मैंने गलती से सेरेबेलम के आगे उस मिड ब्रेन लिख दिया था, तो वो उसको याद रखिएगा कि सेरेबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो आइए हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। द नेक्स्ट इज अ सेरेबेलम। सेरेबेलम इज कंसिडर्ड टू बी अ little brain. It is also considered a little brain. Cerebellum is a part of the hindbrain and it is यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो it do not have a convulsions, मतलब it is not a convoluted part but it has a furrow, है ना। तो इस तरीके से जो cerebellum जो है, cerebellum is also called the little brain. It is consisting of the gray मैटर एज वेल एज द व्हाइट मैटर, है ना। ये जो है इसका कुछ पार्ट ग्रे मैटर और कुछ पार्ट व्हाइट मैटर से मिलकर बना हुआ होता है ना। और ये फोर ब्रेन के नीचे लोकेटेड है। यदि हम फोर ब्रेन को इस तरीके से यदि हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का एक पार्ट जो बाहर निकला रहता है, तो इसमें इस तरीके का फुरो जैसे स्ट्रक्चर लाइनिंग्स होते हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो है इट इज मेनली एसोसिएटेड विथ व्हाट, द बैलेंस, इट इज मेनली एसोसिएटेड विथ द बैलेंस प्लस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इट इज associated with the balance of the body and the muscular coordination, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में हमेशा ऐसे रहेंगे, मीन द हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो कैसा रहेगा, कंप्लीटली वर्टिकल रहेगा, है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो हमारा जो बैलेंस यानी जो पोस्चर जो स्ट्रेट और वर्टिकल बना हुआ है, ये किसके कारण से बना हुआ है, ये इसमें मसल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे बॉडी का बैलेंस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए जो है सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पर एक चीज मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब भी आपने देखा होगा कि जब हम लोग चलते हैं तो चलते समय आप नहीं सोचते हैं, पर जब चलते हैं तो हम इस तरीके से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप गौर करो या आप अभी ट्राई करके भी देख सकते हो कि यदि आप ऐसा चलोगे तो चलते समय जब आपका राइट हैंड आगे जा रहा होता है तब
अभी मैं आपको अपना फुट यहाँ पे नहीं दिखा सकता, मैं अपने फीट यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, मैं कैमरे का एंगल थोड़ा सा लिमिटेड है इसीलिए। पर जब हम लोग चलते हैं तो यदि राइट हैंड में यदि आगे ले रहा हूँ तो आप देखोगे कि अपने आप आपका लेफ्ट हैंड इस तरीके से पीछे जाएगा और आप देखोगे कि आपका जो लेफ्ट फुट है, लेफ्ट फुट आगे जाएगा। यानी राइट हैंड के साथ में हमेशा अपना लेफ्ट फुट आगे जाता है और लेफ्ट हैंड के साथ में या लेफ्ट आर्म के साथ में आपका राइट जो फुट है वो आगे जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, यहां पर लेफ्ट के साथ में राइट और राइट के साथ में लेफ्ट जो है मूव करता है। क्या आप में से कभी कोई ऐसा चलता है या आपने ट्राई किया कि आप राइट हैंड के साथ में राइट फुट और लेफ्ट हैंड के साथ में लेफ्ट फुट, जब आप इस तरीके से चलोगे तो चलने की कोशिश करोगे तो आप एक तो चल नहीं पाओगे, और यदि कॉन्शियसली यदि आप चलने की कोशिश करोगे तो आप बड़े अजीब दिखोगे, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज मेंटेन्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरेबेलम। तो जो सेरेबेलम है अल्टीमेटली इसका क्या रोल है, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को, हमारे जेस्चर को, हमारे पोज को मसल के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। यदि आगे इस तरीके से झुकने की कोशिश करूंगा तो मैं इस तरीके से थोड़ी देर तो झुक सकता हूं, लेकिन अपने आप देखोगे कि आपकी जो बैक की जो मसल्स है, शोल्डर की मसल्स है, इसमें फैटिगनेस आना चालू हो जाएगी और फिर आप ऐसे रिलैक्स हो जाओगे। तो हमारा बॉडी के बैलेंस को और मसल के साथ में कोऑर्डिनेट करने का जो रोल है दैट इज प्लेड बाय अ सेरेबेलम। और आपने देखा होगा, कभी आपने किसी शराबी को देखा है ना, कि जो शराब जो है वो बहुत बुरी चीज होती है, हम सभी जानते हैं। जो अल्कोहल है वो अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए, उस इंडिविजुअल की फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज और उनको मैंने बर्बाद होते हुए देखा है शराब के कारण, अल्कोहल के कारण। तो आपने यदि कभी किसी शराबी को देखा होगा कि यदि उसने शराब ज्यादा पी के रखी हुई है, यदि अल्कोहल उसने यदि ज्यादा कंज्यूम किया है तो चलने में बड़ा लड़खड़ाएगा, है ना। उसको चलने में बड़ा, उसकी जो वॉक होगी बहुत ही क्लम्सी होगी, डिस्टर्ब टाइप की होगी, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज बॉडी बैलेंस अलोंग विद हिज मसल्स, स्केलेटल मसल्स। क्यों? क्योंकि बैलेंस और मसल्स को कोऑर्डिनेट करने का जो काम है दैट इज परफॉर्म बाय द सेरेबेलम। लेकिन जब अल्कोहल कंज्यूम करता है तो द फंक्शन ऑफ दिस सेरेबेलम इन द जो सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम क्या होगा, ये जो सेरेबेलम है धीरे धीरे क्या होगा, सेरेबेलम धीरे धीरे शट डाउन हो जाएगा, टेम्परेरली वो काम करना बंद कर देगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल। और इसीलिए वो जो इंडिविजुअल है ही विल ट्राई टू बैलेंस हिज बॉडी बट ही वुड नॉट बी एबल टू, एंड दैट्स व्हाई द क्लम्सी वॉक विल बी देयर। तो इस तरीके से ये जो सेरेबेलम है दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग द बैलेंस एज वेल एज द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऑफ द वी इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से यहां पे सेरेबेलम हमने देखा। अब सेरेबेलम के बाद में जो नेक्स्ट जो है दैट इज अ मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला या मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, इसे शॉर्ट में एमओ भी लिख देते हैं कई जगह। तो मेडुला या मेडुला ऑब्लंगेटा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन इज रिलेटेड टू द वॉलंटरीली एक्टिविटी। आप देखिए, यदि मैं बोल रहा हूं और मैं अपना हाथ उठा पा रहा हूं तो इट इज बिकॉज ऑफ द वॉलंटरीली एक्शन और कंट्रोल परफॉर्म बाय द फोर ब्रेन। हम सोच पा रहे हैं, हम याद रख पा रहे हैं, हम कोई काम करते हैं, तो ये सब जो कॉन्शियसनेस या विल पावर है इट इज एसोसिएटेड विद द फोर ब्रेन, सेरेब्रम, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सेरेबेलम। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज होती है, यदि आप कभी गौर करो तो आप क्या चाहकर भी अपने हार्ट रेट या हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो क्या? सोचिए आप कि यदि मैं सोचूं कि अभी मेरी हार्ट बीट या हार्ट पल्स सपोज 75 के आसपास है, तो नहीं ये ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया कि सोचना चालू किया कि मेरी हार्ट रेट या हार्ट बीट कम हो जाए और शायद 1 मिनट के बाद में मेरी हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट हो जाए। और या मैंने सोचा कि मेरी हार्ट रेट अब बढ़ना चाहिए, तो मैंने सोचा और मेरी हार्ट बीट 90 हो जाए। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है।
यदि हम लोग रात को सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पर हम देखते हैं तब भी हमारी ब्रीदिंग चलती रहती है, तब भी हमारा हार्ट जो है बीट करते रहता है। और उसके अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिस पर कंट्रोल हमारे विल का या हमारे ब्रेन का यानी फोर ब्रेन का डायरेक्टली नहीं होता। तो ऐसी इनवॉलेंटरीली एक्टिविटी, ऐसी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हमारे बॉडी में हो रही है, दैट इज परफॉर्म बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा। सो जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, इट इज अ, वी कैन से दैट इट इज अ सीट ऑफ इनवॉलेंटरीली एक्टिविटी, है ना। तो हमारे बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंटरीली एक्टिविटी होती है, उन इनवॉलेंटरीली एक्टिविटी का जो कंट्रोल है, दैट इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा, समटाइम डायरेक्टली समटाइम इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से जो है मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो हमारे बॉडी का एक मतलब ब्रेन में इनवॉलेंटरीली एक्टिविटी का एक मेजर सेंटर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्लास 10th के हिसाब से, क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोगों ने ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमने समझा, ब्रेन के जो कुछ फंक्शंस है, डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस है, उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा का जब इलोंगेशन होता है तो इलोंगेशन होने पर एक थिन फिलामेंटल लाइक एक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि यहाँ पीछे से हमारे पूरे वर्टिबल कॉलम से होते हुए यहाँ पर एट द एंड ऑफ द वर्टिबल कॉलम जो है वहाँ तक पहुँचता है। उस थिन फिलामेंट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो नाउ वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन, control and coordination of spinal cord. So now we study the spinal cord. Spinal cord. हमने अभी देखा था कि suppose this is a brain, this is a cerebellum, this is a medulla oblongata. इस medulla oblongata का जो extension होता है, एक thin filament like स्ट्रक्चर होता है। इस थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो कि थ्रू आउट हमारे वर्टिबल कॉलम से होते हुए वर्टिबल कॉलम के एंड तक ये जो है यहाँ पर पहुँचता है, ये थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड है, यदि हम इसका स्ट्रक्चर यदि देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके चारों तरफ भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मेनिंजेस, है ना। तो जो मेनिंजेस हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, द सेम meninges आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो कवर व्हाट, ऑल्सो कवर्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में एक जो मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है कि हमने देखा था कि यदि हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में का जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द ग्रे मैटर, दैट इज अ ग्रे मैटर, और जो इनर स्ट्रक्चर जो था, इनर स्ट्रक्चर यदि हम लोग सेरेब्रम की बात करें तो जो इनर स्ट्रक्चर था उसे हम लोग व्हाइट मैटर कहते थे, है ना। बट अब यहां स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में ये रिवर्स हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, इट रिवर्स्ड। कैसा रिवर्स हो जाता है, दैट द आउटर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अ व्हाइट मैटर, और जो इनर साइड होता है, इनर साइड में या अंदर के तरफ जो है वो रहेगा क्या, वो रहेगा ग्रे मैटर।
ओके तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि ब्रेन में आउटर साइड इज अ ग्रे मैटर, इनर साइड इज अ व्हाइट मैटर, एंड स्पाइनल कॉर्ड में आउटर साइड व्हाइट मैटर और इनर साइड ग्रे मैटर होता है। इस तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द वर्टिबल कॉलम नीचे तक आती है। और आप भी जानते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, सो इट इज सराउंडेड बाय द मेनिंजेस, और मेनिंजेस के भी अलावा इसके चारों तरफ जो है इस वर्टिबल कॉलम होता है। तो वर्टिबल कॉलम हम जानते हैं कि बोनी पार्ट होता है, ये हमारे जेस्चर और पोस्चर को मेंटेन भी करता है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड पे डायरेक्ट इंपैक्ट से प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड का एक जनरल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड का यदि हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ले, तो ट्रांसवर्स सेक्शन लेने पर स्पाइनल कॉर्ड का हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा या ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड कैसे दिखती है। आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन को समझने के लिए हमें हमारे बॉडी के प्लेन्स को समझना है। देखिए यहां पर जो मैंने बनाया है इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन है, ये जो हमने स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनाया इसके बेसिस पर ये है फ्रंट पार्ट, है ना। यानी यदि आप मुझे सामने से देख पा रहे हैं तो ये वाला जो मेरा जो पार्ट कहलाएगा या प्लेन कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल पार्ट, और जो पीछे वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा डॉर्सल पार्ट। तो इस तरीके से ये जो फ्रंट पोज है या जो फ्रंट पोजिंग है इसे हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट अ वेंट्रल पार्ट। इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल पार्ट कहेंगे। और जो बैक साइड है ना, पीछे से देखने पर जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसे हम कहते हैं डॉर्सल प्लेन या डॉर्सल पार्ट। तो इस तरीके से जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन लेने पर हमें जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। यहां पर हम लोग बहुत ही रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहां से इस तरीके से थोड़ा सा ये इलोंगेटेड रहते हैं ये पार्ट, है ना। ये बीच में एक एम्प्टी स्पेस है ना, हॉलो प्लेस है। तो ये जो है ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन हमें मिला। यानी हमने यहां से इसको इस तरीके से जब काटा और ट्रांसवर्स देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कहलाएगा वेंट्रल पार्ट। ये वाला पार्ट कहां है, ये वाला पार्ट वेंट्रल पार्ट है। यानी ये वेंट्रल पार्ट कहां पर है, ये वेंट्रल पार्ट सामने बेली की तरफ है। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा डॉर्सल पार्ट। ये वाला कौन सा है, बैक साइड वाला पार्ट है। तो यहां पर ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट अ डॉर्सल हॉर्न। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डॉर्सल हॉर्न। तो इस तरीके से देखें तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में 2 डॉर्सल हॉर्न होते हैं और 2 वेंट्रल हॉर्न होते हैं। जो वेंट्रल साइड पर हॉर्न लाइक यानी सींग लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें वेंट्रल हॉर्न, और जो डॉर्सल साइड पे उसे हम लोग डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। अब ये जो डॉर्सल हॉर्न है, अभी हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है कि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर कहां है, व्हाइट मैटर आउटसाइड होगा, और ग्रे मैटर कहां होगा, ग्रे मैटर इनसाइड होता है। ग्रे मैटर कहां होता है, अंदर की तरफ होता है। और ग्रे मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्रे मैटर बना हुआ होता है किससे, ग्रे मैटर बना हुआ होता है साइटोन से या सेल बॉडी से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये है। अब यदि हम यहां पर यदि स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें तो हमें ध्यान देना है कि हम लोगों ने 3 टाइप्स के न्यूरॉन पढ़े थे। पहला मोटर न्यूरॉन, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन, और तीसरा जो थर्ड न्यूरॉन था दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ एसोसिएटेड न्यूरॉन, है ना। तो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएटेड जो न्यूरॉन होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है उसको हम लोग थोड़े देर के बाद समझेंगे। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि जो डॉर्सल हॉर्न होता है, डॉर्सल हॉर्न में जो डॉर्सल हॉर्न है, ये जो डॉर्सल हॉर्न है
इन डॉर्सल हॉर्न में एक नर्व की सप्लाई रहती है। जो डॉर्सल हॉर्न है इसमें नर्व या न्यूरॉन की सप्लाई होती है, और ठीक उसी तरीके से वेंट्रल हॉर्न में भी नर्व या न्यूरॉन की सप्लाई होगी। सिमिलरली इस साइड भी है ना, ये हो गया, सपोज लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड हो जाएगा। तो यहां पर जो ये डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न में एक नर्व की सप्लाई होती है। इन डॉर्सल हॉर्न में जिन नर्व की सप्लाई होती है इन्हें हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। इसे हम क्या कहेंगे? सेंसरी नर्व। और यहां पर जो वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल हॉर्न है, वेंट्रल पार्ट में जिस नर्व की सप्लाई होती है उसे हम लोग कहते हैं मोटर नर्व। अब यहां पर हमने देखा कि 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है कि यदि मैं अपने आप को यहां टच कर रहा हूं तो टच करने पर मुझे पता चल रहा है कि क्या यहां पर समथिंग इज बीइंग टच, तो यहां से सेंस जनरेट होकर मेरे ब्रेन को पता चल रहे हैं। तो ऐसे न्यूरॉन जो सेंस को लेकर आते हैं, सेंस को स्पाइनल कॉर्ड या सेंस को ब्रेन तक लेकर आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से लेकर आना। और जो मोटर न्यूरॉन है, यदि मान लो मुझे यहां पे कुछ चीज चुभ रही है तो मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ को हटाऊंगा, हाथ को अलग करूंगा। तो इस तरीके से जो मैं अपने जब हैंड को लिफ्ट कर रहा हूं तो यहां पर हैंड को लिफ्ट करने के लिए जिन न्यूरॉन की हेल्प या जिन न्यूरॉन की मदद ली जा रही है उन न्यूरॉन को वी कॉल इट अ मोटर न्यूरॉन। तो इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, और जो मोटर न्यूरॉन है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से यहां से जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को लेकर जाने वाले न्यूरॉन को हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये याद रखना है कि जो डॉर्सल हॉर्न इज सप्लाइड विद द सेंसरी न्यूरॉन एंड द वेंट्रल हॉर्न इज सप्लाइड विद द मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन। लेकिन इन दोनों के बीच में, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो है काम करने वाला, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो काम करने वाला जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन को हम लोग एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो इस तरीके से जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं। जो मोटर न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। और जो एसोसिएटेड न्यूरॉन होते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन किसको, मोटर न्यूरॉन को देते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में काम करने वाले जो न्यूरॉन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एसोसिएट न्यूरॉन। तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में जो है सेंसरी न्यूरॉन की सप्लाई डॉर्सल हॉर्न में और मोटर न्यूरॉन की सप्लाई वेंट्रल हॉर्न या वेंट्रल पार्ट में होती है। और इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन काम करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, वी कॉल इट अ एसोसिएटेड न्यूरॉन। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड का जनरल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड हाउ इट इज associated with reflex action and the reflex arc. So now we see the function of the spinal cord. हम spinal cord के function को कह सकते हैं कि spinal cord generates या it is associated with the reflex action. It conducts sensory impulse from skin या muscle to a brain, or it conducts motor impulse
फ्रॉम ब्रेन टू जो है स्किनिया मसल। तो अभी जब हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड का जब हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन देखा तो वहां पे समझा था कि किस तरीके से जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक आती है, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्गन तक जाती है, और बीच में होते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन, और ये जो एसोसिएटेड न्यूरॉन होते हैं ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कैरी करते हैं। ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू इन एसोसिएटेड न्यूरॉन तक आती है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न से जो मोटर न्यूरॉन है वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो इस तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन और इन दोनों फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब भी हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के स्टडी में रिफ्लेक्स एक्शन एक इंपॉर्टेंट एक्शन या एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है, और यहां से 10th में क्वेश्चन जरूर आता है। जो बोर्ड एग्जाम है उसमें यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क को समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि रिफ्लेक्स की बात करें तो यदि हम लोग सबसे पहले यदि रिफ्लेक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स इट इज इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक क्विक या इमीडिएट response by body. It is involuntarily autonomic, quick, immediate response by body brought under any stimuli. ब्रॉट अंडर एनी स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के कारण हमारे बॉडी में होने वाला कोई भी ऐसा इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक क्विक या इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स कहलाएगा, है ना। कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा स्टिमुलाई जिसके कारण से हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, इनवॉलंटरीली ऑटोनॉमिक क्विक या इमीडिएट रिस्पांस हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसा क्या होता है वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन यहां पर एक जनरल एग्जांपल मैं बताता हूं कि आप में से कितने लोगों को इमली खाना पसंद है। और मैंने अभी सिंपल इतना सा पूछा है कि आप में से कितने लोगों को इमली खाना पसंद है, और आप में से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इमली का नाम सुनते से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन होना चालू हो जाता है। तो क्या इस सलाइवा के सिक्रेशन आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। केवल आपने इमली का नाम सुना और इमली को हल्का सा इमेजिन किया तो उतने ही देर में आपके मुंह में पानी आना चालू हो गया। दैट इज अ रिफ्लेक्स, कि इनवॉलंटरीली आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक जो अपने आप हो रहा है, आपके बस में नहीं है, अपने आप मुंह में पानी आ रहा है। क्विक, इमली का नाम सुनते से ही क्या हो गया? क्विक क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया, सलाइवा प्रोड्यूस होना चालू हो गया इमली का नाम सुनते से ही। ब्राउट अंडर एनी स्टिमुलाई, अब वो स्टिमुलाई क्या है, किसके कारण से आपके मुंह में पानी आ गया? कि मैंने इमली का नाम लिया, तो इमली जो है, आपने इमली या जो टैमरिंड है वो वर्ड आपके कानों में पहुंचा। जैसे ही आपके कानों में पहुंचा तो आपके ब्रेन ने इमली को इमेजिन किया, और इमली को इमेजिन करते से ही वहां पे क्विक कौन सा रिस्पॉन्स आ गया? क्विक रिस्पॉन्स आ गया कि मुंह में सलाइवा बनना चालू हो गया, मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होना चालू हो गया, मतलब रिलीज होना चालू हो गया। तो दैट इज अ रिफ्लेक्स। कभी आपने देखा होगा कि कभी आप इत्मीनान से अपनी क्लास में बैठे हो और अचानक आपके बैचमेट या जो बेंचमेट है उसने हल्का सा पिन आपको चुभो दी, तो जैसे ही आपने पिन चुभोई, बिना सोचे समझे आपने क्या किया? आपका हाथ वहां से इस तरीके से तेजी से हट गया। दैट इज अ रिफ्लेक्स। दैट इज व्हाट? दैट इज अ रिफ्लेक्स।
है ना। कभी आपको सावधानी रखनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हैंडल करते हुए, बहुत सावधानी हमको रखनी चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, यदि हम लोग घरों में जो सप्लाई होने वाली हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ एसी, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। पर आपने देखा होगा कि कई बार जो है हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। खासकर विंटर डेज में देखा होगा कि यदि आपने सॉक्स पहने हैं और यदि आपके घर में कालीन या इस तरीके का कोई फर वाला नीचे गलीचा बिछा हुआ है, उस पर यदि आप ऐसा चल रहे हैं, या आपने जो प्लास्टिक की जो चेयर होती है उसके ऊपर यदि आप बैठे हैं वुलन क्लॉथ पहनकर, आपको पता भी नहीं चला और कब वहां पे फ्रिक्शन हुआ और आपकी बॉडी चार्ज हो गई, और जैसे ही मैं उठा और उठकर जैसे ही मैंने अपना दरवाजा ओपन करने के लिए उसका जो हैंडल या बार या जो नॉब है जो कि मेटल का बना होता है, उसको जैसे टच किया वैसे मुझे झट से करंट लगा। वो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन आपने देखा जैसे आप टच करते हो और अचानक आपका हाथ टच होता है और अचानक हाथ पीछे हो जाता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स। आपने नहीं सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे ही वहां पर वो करंट पास हुआ आपके बॉडी से उस बॉडी में, यानी वहां पे जब स्टैटिक चार्ज ट्रांसफर हुए तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उसके कारण से क्या हुआ, एक झटका सा लगा, तो उसके कारण अचानक आपका हाथ क्या हो गया, पीछे हो गया, दैट इज अ रिफ्लेक्स। ठीक है। आप साइकिलिंग करते हैं, है ना, आप याद करें कि आपने साइकिल चलाना कब सीखा था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाना एवरेज यदि हम देखें तो 6 to 7 ईयर की एज से हम लोग साइकिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये बात अलग है कि पहले छोटे साइकिल हमें मिलती है, फिर बड़ी साइकिल मिलती है। तो आपने देखा होगा कि शुरू में जब आप साइकिलिंग कर रहे होते थे तो अचानक सामने कोई चीज यदि आ जाती थी तो आपको वॉलेंटरीली सोच समझकर आपको कि नहीं ब्रेक लगाना होता था, तो कई बार ब्रेक नहीं भी लगते तो हम क्या करते थे कि पैरों से साइकिल को रोकने की कोशिश करते थे, है ना। फिर और वो भी कई बार ऐसा होता था कि इफेक्टिवली ब्रेकिंग नहीं होती थी और हम लोग गिर जाते थे, आप लोग भी गिरे होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कंटिन्यू जब आप साइकिलिंग करते हो, ब्रेकिंग करते हो, पैडलिंग करते हो, ब्रेकिंग करते हो, पैडलिंग करते हो, ब्रेकिंग करते हो, तो आपने देखा होगा कि यदि आपको आदत हो गई है साइकिल चलाने की और अचानक यदि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट या कोई जानवर या कुछ भी यदि आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता है ब्रेक लगाने के लिए, अपने आप आपने देखा कि आपकी पैडलिंग स्टॉप हो जाती है और ब्रेक अपने आप लग जाते हैं और कंट्रोल तरीके से सही डिस्टेंस पर बिना गिरे आपकी ब्रेकिंग इफेक्टिवली काम करती है। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जब भी कोई भी क्विक, इमीडिएट और इनवॉलेंट्री बिना सोचे समझे होने वाली ऑटोनॉमिक और क्विक और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई के कारण, तो उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स। तो इस रिफ्लेक्स में हमारे स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एंड व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क, और स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस या कंट्रोल या मैनेज करता है विदाउट नोइंग द ब्रेन और विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन।